जहाज का पंछी ईलाद चंद्र जोशी भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार किसी भी कथा के फल का अधिकारी, भोक्ता, नायक और उसके पात्र, उसकी योजनाएं किन किन वस्तुओं से मिलकर उपन्यास की संरचना की जाती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जहाज के पंछी उपन्यास का लेखन हुआ। और कहते हैं कि ईलाद चंद्र जोशी मनोविज्ञान के पंडित हैं। मनोविज्ञान के पंडित हैं, समझने की आवश्यकता है कि मन और मस्तिष्क के ज्ञान के ज्ञाता हैं। इन पर फ्राइड का बहुत प्रभाव रहा है और इनके जीवन में विशेष प्रकार से एक सन्नी सैनी है जो अपना वीडियो ऑन कर रहा है और यहां कुछ खा रहा है, वो डिलीट हो जाइएगा मेरे इस पर से। ईलाद चंद्र जोशी हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा नाम रखते हैं। इनकी रचनाएं, इनका व्यक्तित्व काम, कुंठा और मनोविकारों आदि का एक बहुत बड़ा चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। आज के इस भौतिकवादी युग में मनुष्य अकेला पड़ गया है और वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। और जीवन के वो कठिन दौर से गुजर रहा है। जो मुश्किलें उसके जीवन में आ रही हैं उसका कारण वो स्वयं है। आज जिस भयंकर त्रासदी से पूरा विश्व गुजर रहा है, यही एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यही उसके मनोभाव हैं। और आज जो भय का वातावरण है वो शरीर से भय का वातावरण नहीं है, वो मन से भय का वातावरण है, वो दिमाग से भय का वातावरण है, वो मनोवैज्ञानिक भय का वातावरण है। और जिस भौतिकवादी युग में मनुष्य अकेला पड़ रहा है, क्योंकि समझने की आवश्यकता है कि भौतिकवादी युग में मनुष्य अकेला क्यों पड़ा है और किस कारण से अकेला पड़ा है, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं है? वह अपने काम से संतुष्ट नहीं है, अपने व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, अपने रहन सहन से संतुष्ट नहीं है और अपने काम से संतुष्ट नहीं है। और काम कर्तव्य से निष्ठुर हो गया है, वह अपने धर्म से निष्ठुर हो गया है। और ईलाद चंद्र जोशी ने जो जहाज का पंछी उपन्यास लिखा है वो उसमें आकुलता और उपन्यास में जो अभिव्यक्ति है, जो मनुष्य के जीवन में ठहराव आ गया है, जो मनुष्य के जीवन में अकेलापन आ गया है, यही जहाज का पंछी जो मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है। हमारा शरीर, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, ये सब कहाँ से पैदा होता है? ये विचार कहाँ से पैदा होते हैं?
ये सब आपका मस्तिष्क पैदा करता है। ये जितने भी अनुभव हम प्रतीत कर रहे हैं, जितने अनुभव हम सह रहे हैं, ये जितने भी हम खोज कर रहे हैं, जितना भी शोध हम कर रहे हैं, चाहे शरीर पर कर रहे हैं और चाहे अन्य किसी वस्तु पर कर रहे हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, आपके मन के डॉक्टर हैं। इन्होंने फ्रायड को आधार बनाया है, ये फ्रायड को की बातों से प्रभावित हुए हैं। और मनुष्य के जीवन में वो चाहे गरीब मनुष्य है चाहे अमीर मनुष्य है, क्योंकि यहां हमने अमीर और गरीबी को बांटा है। यहां समाज के हमने कुछ भाग बनाए हैं, ये ऊंच वर्ग है, ये नीच वर्ग है, ये छोटा वर्ग है। ये अब समझने की आवश्यकता है। हर वर्ग व्यक्ति विशेष नहीं होता, हर मनुष्य ने संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष का नाम ही उसका जीवन है। और जब हम अपने उस सब कार्यों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनोविश्लेषण करते हैं, फिर उसका आधार हम अपने विमर्श को बनाते हैं। मजे की बात यह है कि हमने अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी बोलचाल में और अपने कर्म में, और कर्म का जो प्रतिफल है, कर्तव्य, अपने तरीके से बना लिया है। जहाज का पंछी कि जब हम विश्लेषणात्मक दृष्टि से अध्ययन करेंगे, उस उपन्यास को समझेंगे और मनुष्य की यथा और समाज की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमने अब तक पाया क्या है। हमने भाई को खोया है, हमने समाज को खोया है, हमने परिवार को खोया है। और यही जो भौतिकवादी युग है, इसमें मनुष्य अकेला हो गया है। और उस अकेले का कारण भी मनुष्य स्वयं है, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसका आचरण। अब उपन्यास जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक दृष्टि से भी अगर हम इसका विश्लेषण करें, जो जहाज के जो पंछी का जो कथानक है, एक पात्र है, जब उसकी उम्र 8-10 वर्ष थी तो मां का देहांत हो गया। और मां के देहांत के बाद उस कथानक का पालन पोषण उसकी बुआ ने किया, लेकिन वो भी लंबे समय तक उसका साथ नहीं दे पाई। और 2.5-3 वर्ष में वो भी इस दुनिया से अलविदा हो गई, चली गई, उनका स्वर्गवास हो गया। अब इस कथानक में मनुष्य स्थिति की हम अगर चर्चा करें तो कितनी व्याकुलता होगी, कितना भय का वातावरण होगा, कितना मन में डर होगा और कितना वो अकेलापन महसूस कर रहा होगा। छोटी उम्र में माता का चला जाना, और जो पालन पोषण करने वाली बुआ है कुछ समय के बाद वो भी चली जाती है, तो कितना घात होगा मन पर, कितना घात होगा शरीर पर। और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो कितना भय का वातावरण होगा।
और उस कथानक के पिता एक साधारण व्यक्ति और एक स्कूल में प्राध्यापक, वो अपने बेटे से ना हंसकर बात कर सकता, ना हंसकर उसको खिला सकता, ना हंसकर खाना खिला सकता। किसे प्रसन्न रहे? ये एक विचित्र सी घटना है। वो बच्चा कैसे भयमुक्त हो सकता है और उसके पिता कैसे उसके साथ वो उस प्रकार से बातें कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली अपने बच्चे के साथ बात करते हैं। और एक बहुत बड़ा पहाड़ फिर उसके सिर पे टूटा जब 8-10 वर्ष के बाद पिता भी उसको छोड़कर चले गए। उसके सिर से छाया उठ गया। तो मन से, तन से, व्यवहार से उसके जीवन में अंधेरा छा गया। उसके जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखने लगा। कैसा व्यवहार है ये, और कितना दुखी होगा, मन से कितनी पीड़ा झेल रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। उसको किसी का स्नेह नहीं मिल रहा है, किसी का प्यार नहीं मिल रहा है। इसलिए उसके अंदर हीन भावना अपने आप पैदा हो जाती है। जब संस्कार ही नहीं मिलेंगे, संस्कार उससे पोषित ही नहीं होगा। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, वो इस दुनिया में कितने असहाय होंगे, कितना अकेलापन होगा, इसको समझने की आवश्यकता है। उसके मन में कितना अंतर्द्वंद चल रहा होगा, मुझे जाना क्या, कहाँ है, मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है। उसको कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसके जीवन में लिखना, पढ़ना, सीखना, सुख, आनंद, कैसे वो विचारों से ही कितना दुखी महसूस हो रहा हो, ये सोचकर ही वो अपने आप को कितना पीड़ित महसूस कर रहा होगा। समस्याएं हर मनुष्य के जीवन में आती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी उसी के पास होता है। वो पढ़ना भी चाहता है, वो लिखना भी चाहता है, उसके अंदर संगीत के भाव हैं, उसके अंदर कला के भाव हैं। धीरे धीरे वो सितार भी सीख लेता है, बांसुरी भी बजाने लगता है। वो अपनी क्षमता के अनुसार सब कार्य कर रहा है, लेकिन वो चिंतन भी करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं उसके चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, वो उस पर भी चिंतन करता है। वो ये भी महसूस कर रहा है कि ये पूरा संसार मेरा घर है, और इस भाव के साथ कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा संसार एक परिवार है, एक कुटुंब है। उन समस्याओं को जानने का प्रयास भी करता है, उन समस्याओं का मर्मज्ञ है वो, और धीरे धीरे वो ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। चाहे वो हिंदी साहित्य के ज्ञान को बढ़ा रहा हो और चाहे बांग्ला साहित्य के ज्ञान को आगे बढ़ा रहा हो।
और कब कौन क्या सीख लेता है, जरूरी नहीं है कि सब ज्ञान विद्या से ही प्राप्त होते हैं। कबीरदास कभी स्कूल नहीं गए, कभी कागज को छुआ नहीं, रैदास कभी किसी पाठशाला में नहीं गए, लेकिन ज्ञान का भंडार उनके अंतःकरण से पूरी दुनिया में गूंज रहा है। तो ये किसी को मालूम नहीं हुआ, ये किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि ये इतना ज्ञान है, इतना मर्मज्ञ है, ये कैसे बना है। इसका कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और कैसे वो कोलकाता पहुंचा, इसका भी किसी को अनुमान नहीं है। जब कोई भी मनुष्य किसी मुसीबत में फंस जाता है, बाहर की कोई भी उम्मीद उसको नजर नहीं आ रही है, स्वयं के शरीर ने संघर्ष करना है, स्वयं के ब्रेन ने संघर्ष करना है। मैंने पहले दिन आपको शायद एक कहानी सुनाई होगी रदरफोर्ड की। उसके शरीर ने ही कष्ट लिया ना, उसके ब्रेन ने ही उस सब चीजों को समझा। और यही कथानक के साथ भी हुआ है। चारों तरफ से रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो एक ईश्वरीय शक्ति है जो आपको रास्ता दिखाती है। एक वो ईश्वरीय शक्ति आपको शक्ति प्रदान करती है, और ईश्वरीय शक्ति ही आपको वो गोल का रास्ता दिखाती है। यहां इलाचंद्र जोशी जो उस वातावरण की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिकता को समझ रहे हैं, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। और उपन्यास जगत का प्रवेश द्वार खोलने पर पाठक उसे कोलकाता महानगरी के नरक में भटकने के लिए विवश कर देता है। हालात उसके बिल्कुल भी समक्ष नहीं थे, साथ नहीं थे, बिल्कुल भिन्न थे। किसी पराये शहर में जाना, किसी पराये महानगर में जाना और अपने आप को वहां जीवित रखना। वो दर बदर भटक रहा है। ये जो हालात और परिस्थितियां बनी हैं, इन हालात और परिस्थितियों से जूझना, इससे बाहर निकलना, इस भय के वातावरण से बाहर निकलना और विश्वास के वातावरण में प्रवेश करना ही उसका रास्ता बनता है। और इस समाज में जिसको हम सभ्य संसार की परिभाषा दे रहे हैं, जिसको हम सभ्य संसार कहते हैं, समाज कहते हैं, इस सभ्य समाज में एक गरीब बच्चा, एक बेसहारा बच्चा, जिसको दूर तक कहीं आस नजर नहीं आ रही है। ये केवल एक बच्चे की बात नहीं है, केवल एक कथानक की बात नहीं है, ये समस्त संसार के उन सब बच्चों की बात है जो घर से बेघर हैं, जो साधनविहीन हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। ये सब उस समाज की परिकल्पना करके ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहानी, ये उपन्यास अपने आप में समाज को ये संदेश दे रहा है कि ये सब चीजें इस समाज से पैदा होती हैं। जाति समाज ने बनाई है, धर्म समाज ने बनाया है, ये व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है। जब मेजॉरिटी में लोग
इस बात का समर्थन करते हैं, ये जातीय समर्थन करते हैं, ये धर्म का समर्थन करते हैं, ऊंच और नीच का समर्थन करते हैं, ये केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ये समाज है। और उसी समाज में ये बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपने आप को स्थापित करने का प्रयत्न और प्रयास भी कर रहा है। क्या इस समाज को हम सभ्य समाज कहेंगे? एक भरपेट भोजन कर रहा है और एक मनुष्य को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल रहा है। एक आलीशान महल में रह रहा है और एक कहीं झोपड़ी में भी रहने के लिए विवश है। एक गरीबी की दलदल में फंस रहा है और एक अमीरी की चौखट से आनंद की अनुभूति कर रहा है। ये समझने का प्रयास करिएगा, ये जानने का प्रयास करिएगा, ऐसे सभ्य समाज में हम रह रहे हैं। ये चकाचौंध है, ये रंगीन दुनिया है और हर मनुष्य के भीतर, हर मनुष्य अपने अंदर एक मर्म को छिपाए हुए है और वह अपने उस मर्म का केंद्र केवल और केवल ये समझने का प्रयास कर रहा है, केवल और केवल ये जानने का प्रयास कर रहा है कि जिज्ञासाओं भरा ये समाज और केवल मनुष्य विवश इसमें दिख रहा है। और व्यापकता इस बात की नजर नहीं आती कि उस उपन्यासकार को, उस लेखक को और केवल मनुष्य को विवश पाता है और केवल इसमें मनुष्य का ही दोष है। कैसे समझ पाए इस बात को कि इस स्वार्थी समाज में जो अकेला है, जो असहाय है, वो कैसे अपना परिचय कर सकता है? बस इसका आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। परिस्थितियों के प्रहार से उसका तन और मन अक्षीण हो गया है, टूट गया है। भरपेट भोजन तो दूर की बात है, एक वक्त का भोजन भी नहीं है और उसका हुलिया अब बदल गया है क्योंकि वो गरीबी के उस दलदल में फंसा हुआ है, वो असहाय है और वो दर दर भटक रहा है किसी पराये शहर में। परिस्थितियां उसके विपरीत हैं और लोग उसको देखकर शायद यही समझ बैठे कि ये गुंडा है। उसके अंदर वो हीन भावना जमे हुए हैं, जैसे बर्फ जम जाती है, वो हीन भावनाएं उसके अंतर मन को जकड़े हुए है। उसकी भावनाओं की वहां कोई कदर नहीं है। अब कहानी, उपन्यास को हम इस दृष्टि से आगे अगर बढ़ाएं कि आत्महीनता मनुष्य को और कमजोर बना देती है और असहाय बना देती है। उसने किसी नारी का स्नेह नहीं मिला, उसने पिता का स्नेह नहीं मिला, उसने माता का स्नेह नहीं मिला। वह नौकरी की तलाश में और घरेलू जो कार्य होते हैं
वह उनसे कैसे कुछ सीख सकता है? ये अचेतन सा हो गया है, यह बेसुध सा दिखाई देने लगा है। और किसी के स्नेह के साथ रहना और नारी के पास रहने के पीछे नारी संग प्राप्ति की अचेतना और उसकी प्रेरणा वो किसी रूप में उसको मिल सकती है। और एक करैक्टर इसमें और, करीम चाचा, ये उसके स्वास्थ्य सुधार की और एक अध्यापक का पवित्र कार्य करने की भी वह किसी बात पर ध्यान नहीं देता। वह किसी ऑफिस में या किसी कारखाने में काम की तलाश में कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। अब जीवन के इस पड़ाव पर वो आगे बढ़ रहा है। वह आत्मविश्वास के अभाव किसी के अविश्वास को नहीं सह पाता। कैसे वो इस बात पर चिंतन कर रहा है कि इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आत्मविश्वास पैदा किया जाए और कैसे किसी के विश्वास को जीता जाए। और जीवन के वो कष्टदायी लम्हे, उनसे कैसे मुक्ति पाए, ये सब विचार करते करते वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। और उसके जीवन में बिगड़े उस वातावरण को वो चाहता है कि किसी आदर्शवादी व्यक्ति से वो उसका संपर्क हो जाए, किसी आदर्शवादी समाज में वो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर ले। उसका रहन सहन, उसका खान पान, जैसे कीड़े मकोड़े रहते हैं वह ऐसे वातावरण में रहने पर मजबूर है। और इस उपन्यास में आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक और नैतिक कैसे प्राप्त हो, कैसे मिले, क्योंकि मनुष्य के पास पैसा भी नहीं है, आर्थिक कमजोरी है। सामाजिक क्षेत्र में पराजय मिली है क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में उसकी कोई जान पहचान या उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब बौद्धिक से भी वो कमजोर है और नैतिक जो मूल्य है, नैतिक जो ज्ञान है, उसको वो कैसे ले? उसको संस्कार ही नहीं मिले, उसको माता पिता का प्रेम ही नहीं मिला, तो नैतिकता का भी अभाव है। और कठिन परिस्थितियों में
अनैतिकता, असत्य और अधर्म का सहारा नहीं ले रहा है और सबके प्रति निस्वार्थ भाव से, सबके प्रति सेवा भाव से वह अपनी उदारता दिखा रहा है। चाहे समाज में कोई पीड़ित है, चाहे समाज में कोई भूखा है, चाहे कोई थका हारा है और चाहे कोई भिक्षा मांग रहा है, चाहे रास्ते में कोई विलाप कर रहा है, हर मांगने वाला छलिया है। कितना भी कोई दुखी दुखियारी हो, वह सबको यथाशक्ति सहयोग देना चाहता है। वह अपने जीवन के रस से सराबोर करना चाहता है और कठिनाई से प्राप्त पैसे को बिना किसी प्रतिदान की आशा में लुटाना चाहता है। उसके मन में समाज के प्रति उदारता है, समाज के प्रति अच्छे भाव हैं। वो तिरस्कार नहीं करना चाहता। जैसे हम हर एक भिखारी का, हर एक भिखारिन का जब अपने दरवाजे पर आते हैं तो ज्यादातर तिरस्कार ही करते हैं। ये समझ ही नहीं पाते कि इसकी पीड़ा क्या होगी, इसके अंतःकरण में क्या द्वंद चल रहा होगा और ऐसी परिस्थितियां इसके साथ क्यों बनी होगी, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। कोई तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो परिस्थितियां उसके विपरीत होंगी। तो इसको हमने समझने की आवश्यकता है और इस पीड़ा के साथ हमने न्याय करने की भी आवश्यकता है। अपने जीवन में रस हमने भरना चाहिए, आनंद हमने भरना चाहिए और हमने हर एक दूसरे की कठिनाई, हर एक दूसरे की परेशानी को भी समझना चाहिए। समझने की बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व के विषय में एक लंबी स्पीच देना और उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर आदर्शवादी चिंतन करना, विचार व्यक्त करना, उसमें साहित्य में चाहे संगीत है और चाहे साहित्य के क्षेत्र में विशेष बल देना, विशेष ज्ञान देना, विशेष परिचय देना, यही उसके जीवन का मूल मंत्र है। और मनुष्य को सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। लीलाचंद्र जोशी जहाज का पंछी जो उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं, उसके कथानक की लीला पर जो चर्चा कर रहे हैं, उसके प्रेम पर जो चर्चा कर रहे हैं, उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण पर जो चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय है और चाहे राष्ट्रीय है, उसके भावों पर चर्चा कर रहे हैं। उसके जीवन में रस नहीं है, उसके जीवन में कठिनाइयां हैं, उसके जीवन में भय है और कथानक फिर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता और कथानक को लीला से प्रेम और पैसा सब कुछ मिलता है और यहीं से उसकी मनोदिशा, मनोरोग के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। रात भर सोचता है
और रात भर सिगरेट फूंकता है, वह तीव्रता से सोचने का प्रयत्न करता है, कोशिश कर रहा है। और उस जिज्ञासा भरे जीवन को, उस आनंद भरे जीवन को, उस आशा भरे जीवन को आनंदित बनाने का प्रयत्न भी कर रहा है, उसको खुशनुमा बनाने का प्रयास भी कर रहा है। और उसका मस्तिष्क जो इतनी तेजी से सोच रहा है और प्रतिक्रिया निरंतर दे रहा है, वह अब जिसको प्रेम करता है उस लीला के सामने उसके पैसे से कल्याणकारी कार्य करने की बात करता है, प्रस्ताव रखता है और कहता है कि यह भी, और वह धीरता, प्रसन्नता तथा विश्वास का परिचय देकर जब लीला मौन रहती है तो वह अधीर हो उठता है, वह सोचने लगता है, वह विचार करने लगता है कि अविश्वास बनकर चुपके से खिसक जाता हूं। उसके मन में अचेतन है और कुछ प्रेरणा से वह अपने आप को क्योंकि मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, मन पीड़ा से भरा हुआ है, मन व्याकुल है, और फिर भी उसके अंदर धीरज है। और वो किसी स्वामी से इस बात की चर्चा भी करता है, सलाह भी लेता है कि नायक के आत्मविश्वास की जो कल्पना, जो कमी मैंने देखी है, वह अधीर हो उठता है और लीला अपनी सारी संपत्ति, सारे पैसे दे देती है, तब भी वह स्वयं निर्णय नहीं ले पाता। यहां भाव की अभिव्यक्ति है। लीला फिर भी उस पर विश्वास कर लेती है और चाहती है कि इसमें जो आत्मविश्वास भरा है, अगर उस आत्मविश्वास में पैसा कहीं सहायक सिद्ध हो जाता है, मेरा धन कहीं सहायक सिद्ध हो जाता है, मेरी संपत्ति कहीं सहायक सिद्ध हो जाती, तो उसको अकेले में निर्णय लेने देना चाहिए। और फिर वह उस स्वामी से सलाह लेने के लिए उसकी कुटिया में चला जाता है। मन एकाग्र नहीं है और विचारों में दृढ़ता नहीं है, मन कहीं कहीं विचलित हो रहा है। यहां भाव का संप्रेषण भी नहीं है। यहां लीला और कथानक में कहीं विमर्श भी नजर नहीं आ रहा है, और जैसा कथानक चाहता है लीला वैसा कर रही है। और कथानक बाद में उस समाज की बुराई की बात करता है, किंतु उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं सोच पाता है। समाज में बुराई है ना, और कितने हमारे देश में समाज सुधारक हुए 15वीं शताब्दी से लेकर और आज तक भी कितने समाज सुधारक हैं, चाहे उसमें गुरु नानक जी हैं, चाहे उसमें रैदास जी हैं, कबीर दास जी हैं, दादू हैं, चाहे स्वामी दयानंद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। उसके बावजूद समाज में कुछ बदलाव नहीं आया।
कथानक भी इसी बात पर जोर दे रहा है कि समाज में अनेकों बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न और प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन कथा और नायक अन्य जिन व्यक्तियों के बीच में अपना स्थान रखता है, भ्रमण करता है, उसके अंदर ना तो सुधारने का प्रयत्न करता है और ना ही नव जागृति की बात करता है, ना कोई उपाय सोचता है और ना ही उसका कोई निदान करने की बात करता है। वह उस पतित समाज के उन्नयन और विकास के लिए स्वस्थ मन की बात तो करता है, उसकी अपेक्षा तो करता है, लेकिन वह उसमें है नहीं। लेकिन वो उसका जो विद्रोही मन है, उसका सामाजिकरण नहीं कर पाता। वह केवल सोपन दृष्टा है, आदर्शवादी है, विचारक है, चिंतक है, लेकिन मनोग्रस्त रोग से पीड़ित भी है। मन के भाव से भी पीड़ित है। और यहां कथानक लीला को ऐसी नारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि वह इस समाज की एक सुसज्जित और सुस्थित संस्कृत नारी के रूप में प्रस्तुत करता है। वह दबे कुचले लोगों की बात करता है, लेकिन जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है वो उसके साथ खड़ा तो है, लेकिन उसके निदान की बात नहीं करता, उसके उपाय की बात नहीं करता। यहां अनेक क्रूरताएं हैं, जागृति नहीं है, अंधविश्वास है, विश्वास नहीं है। उसके अंदर दबी जो भावनाएं हैं, उस दबी भावनाओं को उजागर करके वो लीला को और कुछ प्रदान करना चाहता है, वह कुछ देना चाहता है। पर उसकी मानसिकता में जो अंतर्द्वंद है, वह यथार्थ का आकलन तो कर रहा है, वह उस मनोभाव को समझ तो रहा है, लेकिन उस दृष्टि से खरा उतरने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। और मनोवर्ती के यथार्थ के आकलन के कारण वह उपन्यास का मनोआत्मक दृष्टिकोण कर रहा है। यहां देखने को यही उपन्यास की दृष्टि से हमने यही तो पाया है। उपन्यास में हमने यही चीज तो समझी है कि कथानक और लीला के बीच की वार्ता और बहुत छोटी उम्र में परिवार के सदस्यों का चला जाना उसकी मनस्थिति को और गहरी चोट देता है। वह विचलित हो रहा है और कभी कभार उसको शायद पागल खाने में भी भर्ती करवाया गया है, और फिर भी वह इस समाज की चिंतन और चिंता कर रहा है। वह एकता और समानता की बात करता है, वह समग्र और समरसता की बात करता है। और जीवन में जिस मनुष्य ने समग्र और समानता, समरसता और एकता की बात की है, और उस बात को अगर समाज स्वीकार कर ले
तो समाज खुशहाल बन सकता है, सुखमय बन सकता है। और आज का विषय यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।